तो हम लोग आज एमजीपी के वर्कशीट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। आप लोग शायद इसको फिल कर लिए होंगे, बस आप यहाँ पे इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। मैं सारी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा और ऐसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, किस तरह चीज़ें होती हैं। आपको पता ही होगा कि इसमें टोटल 23 वर्कशीट है, जिसमें से 8 वर्कशीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए हैं और बाद में की जो है मेंस स्पेसिफिक है। तो ये जो हम लोग करने वाले प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो तो इन सब चीज़ों को हमारे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने की संभावना है और मेंस में तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है कि लिस्ट डाउन द 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट जुडिशल डॉक्ट्राइन अलॉन्ग विद द ब्रीफ नोट्स। तो पहले बात तो 5 ऐसे जुडिशल डॉक्ट्राइन को लिखने हैं। तो हम लोग करते हैं। पहले डॉक्ट्राइन बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग सब पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंसेस। तीसरा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। चौथा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। और पांचवा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब हम इन पांचों पे डिस्कस करेंगे एज अ ब्रीफ। तो आपको अगर कुछ याद आ रहा तो मेरे साथ साथ आप अपना ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए और चीज़ों को अपने अंदर एज ए इनवाइव कीजिए, आने दीजिए। आप जितने जानते हैं वो सही है और रिवाइज हो जाएगा आपको मेरे साथ। तो केशवानंद भारती केस बताइए कब आया था? 1973 में। क्या इसमें केसेस था? इसमें ये बताया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट वो पार्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता हो। और बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें से बहुत सारे रूल ऑफ लॉ हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, जो पार्लियामेंट जानकर भी इनको अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं केशवानंदी भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब दूसरे पे जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस क्या है। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, कलरेबल लेजिस्लेशन, दोनों ही हमारे लिस्ट पे बात करते हैं। जो हमारे शेड्यूल 7 शेड्यूल है, जो 7 शेड्यूल है उस पर बात करते हैं, जिसमें फेडरल लिस्ट होते हैं, कि जिसमें इसमें दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हमें जानकारी होना जरूरी है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में ये बोलता है कि कोई भी लॉ अगर बनता है तो मान लीजिए कि चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, अगर वो बनाता है तो अगर वो लिस्ट होते हैं, हम लोग पता है कि 3 लिस्ट होते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होते हैं, एक स्टेट लिस्ट होते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट होते हैं। तो मान लो कि सेंट्रल ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है जो स्टेट के अंतर्गत आता है, और स्टेट, या मान लो कि स्टेट के कुछ ऐसा लॉ बनाया जो सेंट्रल का पावर है, सेंट्रल के लिस्ट में आते हैं, लेकिन स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया। तो क्या होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये देखता है, क्योंकि तो हम लोगों ने बांटा कि सेंट्रल के पास जो लिस्ट है वो सेंट्रली बनाएंगे, स्टेट के लिस्ट में जो स्टेटी लॉ बनाएंगे। लेकिन क्या करता है कि इसमें अगर कोई ऐसा लॉ बन जाता है जो वायलेट करने लगते हैं एक दूसरे के लिस्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देखता कि ये इसमें क्या इंटेंट सही था, जब बनाया गया लॉ उस लॉ में क्या इंटेंशनली बनाया गया या ऐसे बन गया था। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं कि अगर कुछ छोटा मोटी चेंज हो तो उसको कोई बात नहीं, उसको वैलिड मानते हैं। लेकिन जब इंटेंशनली किया जाता है, ऐसा कलर किया जाता है जो फ्रॉड तरीके से, एक मान लो कि स्टेट फ्रॉड तरीके से कुछ ऐसा लॉ बनाता है जो सेंट्रल के लिस्ट में आते हैं, तो इसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इंटेंट देखा जाता है, अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा चीज़ें हैं तो उसको फ्लेक्सिबल दिया जाता है और उसको पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा एकदम कलर करके दूसरे का लॉ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि ऐसे फूल का टोकरी है, तो इसमें बहुत सारे, जैसे मान लो कि ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है। तो सोचो कि इस मैंगो में अगर कुछ खराबी आ गई तो सिर्फ इस मैंगो को फेंका जाएगा, ना कि इस पूरे फल की टोकरियों को।
तो उसी तरह सोचो कि एक ऐसा लॉ बनाया गया है जिसमें से बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उस प्रोविजन में से कुछ प्रोविजन जो हमारे लॉ को वायलेट कर रहा हो, तो सिर्फ उसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, बाद बाकी सारे लॉ वैलिड माने जाएंगे। तो उसी है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें ये माना जाता है कि मान लो कि कुछ लॉ है, मान लो लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 या लॉ 4, तो इसमें देखा जाए लॉ 1 को, लॉ 2 को मद्देनजर रखते पूरे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे, एज ए होल इसको होल देखा जाएगा, किस इस सभी चीज़ों को देखकर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि क्या इसका इंटेंट है और क्या इसका प्रोविजन। सिर्फ इसी को देख के पूरा लॉ को वॉयलेट नहीं किया जाएगा, और ना ही इस लॉ और इस लॉ को वॉयलेट करेंगे। अगर इस लॉ इस प्रोविजन को वॉयलेट करता है तो इस लॉ के अनुसार इसको वॉयलेट नहीं किया जाएगा, ऐसे पूरा इसको होल देखा जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने 5 चीज़ें डिस्कस की, आगे चलते हैं। हम लोग आज टोटल इसमें से 50 क्वेश्चन हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ओके, अब इसमें बोल रहा कि राइट डाउन द टाइमलाइन ऑफ केसेस अमेंडमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो इसमें तो बहुत सारे हैं, टोटल 10 हैं, हम लोग 5 ही डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1951 में एक आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1964 में आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद आया 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया इस समय। और 1975 में आया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नरेन। 1976 में आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। अब देखो जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके अनुसार आया। अब देखो कि ये सब जितने भी है, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको जाके ही पढ़ना है, तो क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या चेंजेस हुए थे, इसमें कौन कौन से, इसमें यूपीएससी क्वेश्चन में पूछे हैं 9th शेड्यूल, जो 9th शेड्यूल से डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे, तो आपको जाके देख के पता करना है। अब सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये भी 9th शेड्यूल से बात करते हैं। 9th शेड्यूल सबको पता ही होगा, और नहीं पता है वो रिवाइज करो। इसके बाद 71st जो 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, इसमें पार्लियामेंट जो इंदिरा गांधी के समय में आया गया था, तो इसमें बोला कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्स टू, अच्छा मान लो जो एक केस हुआ था कि जो पार्लियामेंट था इससे पहले गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज किया था कि पार्लियामेंट के पास ऐसे बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें गोलकनाथ केस को उसको डिफीट किया और बोला कि पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, और इसमें जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। और इसमें जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, इसमें आया था, इसमें बात किया था कि जुडिशल रिव्यू जो पावर है कोर्ट के पास, उसको हटा दिया गया। लेकिन क्या होगा 19 से इंदिरा नेहरू वर्सेस फिर देखेगा कि 1973 में केशवानंदी भारती केस आया, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया गया था उस समय। 19 इंदिरा गांधी वर्सेस राजनगर केस, उसमें 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1976 में आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया और बहुत सारे इसमें प्रोविजन भी जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह करके आप एक लिस्ट तैयार कर लो, उस लिस्ट के अनुसार आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, अब राइट डाउन द की एलिमेंट्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव केस लॉज दैट इस्टेब्लिश देम एज पार्ट ऑफ इट। चलो अब ये बोला कि ऐसा चीज़ बताओ जो कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन से केसेस आए हैं।
तो बेसिक स्ट्रक्चर पर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभी तक आ चुके हैं। इसमें यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एक हो गया सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हो गया रूल ऑफ लॉ। तीसरा हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। चौथा हो गया जुडिशियल रिव्यू। पांचवा हो गया सेकुलरिज्म। छठा हो गया डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखते हैं कि कौन सा केस रिलेटेड इससे। ये यूपीएससी में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब सारी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक हमने ये बोला कि ये अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि क्या चीज़ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केसों हम डिस्कस करेंगे कि इनको बेसिक स्ट्रक्चर माना है। तो हम बात करते हैं कि जो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंदी भारती केस में बताया गया 1973 में, हम लोग अभी डिस्कस किया। और ये जो है रूल ऑफ लॉ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनरन केस 1975 में आया था। ओके। सेपरेशन ऑफ पावर जो केशवानंदी भारती केस में आया था, अगेन जो यहाँ से है। जुडिशियल रिव्यू केस जो है मिनर्वा मिल केस में आया था, मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, याद रखना। तो जुडिशियल रिव्यू मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सेकुलरिज्म आया था एसआर बम्बई केस, एसआर बम्बई केस 1994 में। और ये डेमोक्रेटिक एंड फ्री फेयर इलेक्शन जो आया था, इसमें आया था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनरन 1975। ये देखो इंदिरा, ये रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोनों इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनरन केस 1975 में आया था। और ये देखो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू, ये जो आया था, नहीं, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर, ये और ये आया था केशवानंदी भारती केस। तो रूल ऑफ लॉ और ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनरन 1975, और ये सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर, ये दो केशवानंदी भारती केस 1973। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप की हमारे इमरजेंसीज है, तो हमें पता है 3 टाइप के हैं। बात करते हैं तीनों टाइप के। एक तो है नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया प्रेसिडेंशियल रूल, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसका रिलेटेड आर्टिकल भी बताओ। हम लोग सब जानते हैं कि 352, इसमें अगर 4 ऐड करोगे 356, इसमें भी अगर 4 ऐड करोगे तो 360, ये आर्टिकल हो गए। 352, 356 और 360 ये आर्टिकल। अब इसमें देखो ये ग्राउंड क्या है, इसका ग्राउंड क्या होना चाहिए। इसमें 3 ग्राउंड है। या तो पहले या वार हो, दूसरे मान लो इंडिया चाइना हो गया, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, और तीसरा हो आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 कंडीशन होने चाहिए। और इसका क्या ग्राउंड हो, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जो मशीनरी हो चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अदा करने में फेल हो गया हो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका क्या ग्राउंड है फाइनेंशियल में, थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप देखो आप क्या करना, कौन डिक्लेयर करता है ये भी देख लेते हैं। डिक्लेयर बाय, इसको देखो प्रेसिडेंट करते हैं, इसको भी प्रेसिडेंट करते हैं, और इसको भी प्रेसिडेंट करते हैं। अब ड्यूरेशन भी देख लेते हैं, ड्यूरेशन क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन कितना है, नेशनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन 6 मंथ है, और फिर से रिन्यूअल हो सकते हैं। उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के अप्रूवल चाहिए होंगे। ये भी 6 मंथ, लेकिन मैक्सिमम इसको 3 ईयर कर सकते हैं। और ये जब तक प्रेसिडेंट
फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तब तक रहेगा जब तक प्रेसिडेंट रिवोक नहीं करेगा। हो गया। अब हम लोग ये देख लिए इतना सारा चीज़ें। पहली बात तो हम लोग देखें कि आर्टिकल रिलेटेड देखें। इसके बाद हम लोगों ने कि ग्राउंड देखे क्या क्या ग्राउंड है। इसके बाद हम लोग देखा कि कौन डिक्लेयर करता है। इसके बाद हम लोग देखा कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा। हो गया। अब इसका और एक पॉइंट आता है कि इसका की इफेक्ट क्या आता है, किसमें कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकता है। जिसने नेशनल इमरजेंसी क्या करता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता है, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 21 ये वॉयलेट नहीं होता, बाद बाकी जो होता है वो सस्पेंड हो जाते हैं। हो गया। अब इसमें प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है, स्टेट अंडर प्रेसिडेंशियल कंट्रोल आ जाता है। जो स्टेट का जो असेंबली है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाता है। और इसमें इसमें क्या होता है, एक यूनियन कंट्रोल फाइनेंशियल जो सैलरीज होते हैं ये सबको कंट्रोल करते हैं यूनियन। तो ये सब इफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अब पांचवा क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। आप देखो क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा तो सेंट्रल स्टेट क्या एक से इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर हो गया, इफेक्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव हो गया। यहीं लिखते हैं इस तरह करके। लेजिस्लेटिव एक्शन क्या हो सकता है, फिर दूसरा ये आप बताओ क्या होगा, एग्जीक्यूटिव क्या होगा एक्शन, फिर फाइनेंशियल क्या होगा, फिर फंडामेंटल राइट में क्या होगा, फिर ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब इसमें देखते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या चेंजेस होंगे जब नेशनल इमरजेंसी लगेंगे ऑन स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी देखते हैं कि कितना लगते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, इसमें होता है कि प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। हो गया। प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 250 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो पार्लियामेंट उसमें लॉ बना सकता है, लेकिन वो लॉ तभी तक होगा 6 मंथ तक वैलिड होगा। बाद बाकी 6 मंथ में अगर एक्सटेंड नहीं किया तो लॉ इनवैलिड हो जाएगा अपने आप। इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन में ये कहता है कि आर्टिकल 353 सब क्लोज ए में ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट ऑन हाउ टू यूज देयर एग्जीक्यूटिव पावर, कि किस तरह उसको एज ए डिसीजन देगा कि जो स्टेट है कि वो किस तरह अपना एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ करेगा। फाइनेंशियल में ये होगा कि प्रेसिडेंट कैन अल्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि जो रेवेन्यू होगा वो सेंट्रल और स्टेट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब फंडामेंटल राइट पे क्या देखते हैं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और अदर जो राइट्स हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड, ये आर्टिकल ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अदर जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 20 एंड 21 कभी ख़त्म नहीं होगा। अब ड्यूरेशन क्या होगा, ये इमरजेंसी प्रोविजन विद इन 1 मंथ एंड रिन्यूअल 6 मंथ। इस इमरजेंसी को 1 मंथ के अंदर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। और अगर मान लो कि ये पास हो गया तो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में, तो ये 6 महीना रहेगा। फिर 6 महीने के बाद दोनों को अप्रूवल देना पड़ेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंटिन्यूएशन होता रहेगा। ये तो इसका ही है। तो आज हम लोग 5 ही करते हैं, और अभी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बताओ कि कमेंट में क्या क्या और सजेशन दो, क्या क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे सारे एक चीज़ 23 वर्कशीट है, सारे जितने भी हैं सब कुछ करेंगे। तो आप बताओ कि आगे क्या हम किस तरह करना चाहिए और किस तरह और अच्छा हो सकता है। थैंक यू गाइस बीइंग विथ मी। ऑल द लव, ऑल द पावर।